स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी और छत्तीसगढ़ में 40 का चुनाव संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 7 मई के दिन यानी तीसरे चरण में ही चुनाव पूरा हो गया था, जबकि एमपी की 29 सीटों के लिए 13 मई को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में इन 40 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ही मिली थीं, लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि यह आंकड़ा दहाई में जाएगा, जबकि बीजेपी देश भर में अब की बार 400 पार का दावा कर रही है। 4 चरण के चुनावों में यह चौथा चरण ऐसा रहा जहां वोटिंग प्रतिशत में कुछ सुधार आया है। चूंकि अब चारों चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, ऐसे में हम हर चरण की वोटिंग पर चर्चा करेंगे। सवाल यह भी होगा कि आखिरी चरण में बढ़ी वोटिंग किसके लिए हुई है। ऐसे ही कई सवाल होंगे और खासतौर पर चौथे चरण की अगर आप बात करते हैं तो चौथे चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से कई सीटों पर, इंदौर समेत कई सीटों पर आंधी तूफान बारिश भी देखने को मिली है। उसके बावजूद अगर वोटिंग में सुधार हुआ है तो हम ये मान सकते हैं या क्या ये माना जाना चाहिए कि ये वोटिंग और बेहतर हो सकती थी। और अगर वोटर बाहर निकला है, वोट करने निकला है 2019 के मुकाबले, तो ये वोट क्या ये बीजेपी के खिलाफ करने निकला है, ये कांग्रेस के खिलाफ करने निकला है, या कांग्रेस के समर्थन में या बीजेपी के समर्थन में निकला है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कुछ चीजें और भी हैं जिन पर हम बात करेंगे, और वो ये कि 8 सीटों में अगर आप देखें तो क्या 8-0 का वो आंकड़ा बीजेपी बरकरार रखेगी, क्योंकि 2019 में ये जितनी भी 8 सीटें हैं, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, देवास और उज्जैन, मालवा निमाड़ की इन 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। तो अगर आप इसे दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी के पास यहां खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कुछ खास नहीं है, जबकि कांग्रेस के लिए यहां से पाने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता राम पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राम जी, वंदना जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा राम जी आपसे है। राम पांडे साहब, पहला सवाल यह कि अगर हम चारों फेज में देखें एमपी में, तो उसमें चौथे चरण में यह सुकून है कि 2019 के मुकाबले वोटिंग का प्रतिशत कुछ बेहतर हुआ है, प्लस इंदौर समेत कई जगहों पर वोटिंग के दौरान बारिश भी हुई है, आंधी भी आई है। ऐसे में यह मान सकते हैं कि शायद यह वोटिंग कुछ और बेहतर होगी। लेकिन यह बढ़ा हुआ वोट या यह वोटिंग में सुधार, यह किसके लिए है? देखिए, वोट तो बढ़ना चाहिए, 100% के आसपास होना चाहिए। जनता जागरूक है, शिक्षित है, बढ़ना चाहिए। अब क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके तो कई कारण हैं। और पहले दूसरे चरण में कम हुआ, तीसरे चरण में और बढ़ा, चौथे चरण में और बढ़ा। और संविधान में जनता को आजादी दी गई है कि वो उनकी इच्छा है वोट डालने जाएं या ना जाएं। कोई उन पर कानूनी वैधता नहीं है कि वोट डालने नहीं जाएंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा जैसे वैक्सीन में कर दिया था, फर्जी वैक्सीन लगा दी गई और बोला कि नहीं, आपको तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, चाहे आपको हार्ट अटैक आए या ब्रेन हेमरेज हो। तो जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है, क्योंकि पहले दूसरे चरण में जो मतदान हुआ था उसके करीब 10-11 दिन बाद चुनाव आयोग ने उसमें 6% बढ़ा दिया था। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का भी कुछ पता नहीं है। हो सकता है ये 70% की जगह 80% हुआ हो, चुनाव आयोग ने 10% कम कर दिया हो, या 60% हो तो 70 कर दिया हो। अब चुनाव आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हम ये मान लेते हैं 70% वोट प्रतिशत हुआ है। लेकिन जनता को हमने कोशिश की है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ने की। इन्होंने पड़ोसी देश के बारे में ज्यादा चर्चा की और अन्य वर्ग के लोगों को गालियां ज्यादा दी, लेकिन हमने अपना फोकस जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, विशेषकर महंगाई जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बच्चों की राम फीस पांडे भरना जी, मुश्किल हो थोड़ा गया सा है। कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कांग्रेस क्या? की तैयारियां, दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने अभी से कमियां निकालनी शुरू कर दी वोटिंग प्रतिशत को लेके, या आपकी बातों में मायूसी और हताशा दिखती है चुनाव आयोग के वोटिंग प्रतिशत को लेके। मैं समझ नहीं पा रहा, आप कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरह से कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के दावे, कांग्रेस के कैंपेन और वोटिंग को लेके, या आपको लगता है कि वोटिंग कुछ हो रही है, बताई कुछ जा रही है, दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है? मतलब सच्चाई बोलना हताशा का प्रतीक हो गया है। मतलब यदि कोई सच बोल रहा है तो तो वो सच हताशा का मतलब, सच तो प्रतीक है। तथ्यों पर होता है ना सर। तो आप बताइए वोटिंग प्रतिशत कितना है आपके हिसाब से, और कितना बता रहा है चुनाव आयोग? क्या चंडीगढ़ में सच नहीं था? चंडीगढ़ का जो चुनाव था
वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया, चुनाव आयोग ने समर्थन किया, चुनाव आयोग के अधिकारी ने फर्जी वोट डाले, बात सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ा कि ये तो संविधान की हत्या है। तो आपको ये ऐसी ही सुप्रीम चिंता कोर्ट एमपी के साबित लिए है? कर चुका एमपी में है। ऐसा कुछ तो हुआ है? हम जब सच बोलते हैं तो आप सच को दबाने की बात क्यों करते हैं? सच कौन? तो कम से कम बोलने दिया जाए। हमारा पूरा जो चुनाव है वो सच पर ही है, कि संसद में सच नहीं बोलने दिया जाता है। संसद में सवाल पूछो तो 140 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। बाहर सच बोलो, धरना प्रदर्शन करो, साक्षी मलिक करे चाहे विनेश फोगाट करे या हमारे किसान करें, तो डंडे मारकर भगा दिया जाता है। किसानों के रास्ते में कीलें डाल दी जाती है। यदि हमारे बेरोजगार आंदोलन करें तो उनको पीट पीट कर भगा दिया जाता है। महिलाएं आंदोलन करती हैं, वो अपना सर तक मुड़वा लेती हैं तो उनकी पिटाई की जाती है। मतलब सच बोलने का तो अधिकार होना चाहिए। तो जो मैं नहीं, बोल सच रहा हूँ बोलने सच का बोल रहा हूँ, अधिकार लेकिन बिल्कुल है सर, और उसमें जी, पर्याप्त वक्त दिया मैंने अब आपको। मैं मैं आपके बात पास कर रहा आता हूँ हूं, मुद्दों की। जरा एक कमेंट वंदना जी से मैं ले लूं, काफी देर जुड़ी हुई है हमारे साथ। वंदना जी, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो मैंने राम जी से पूछा, कि फोर्थ फेज में एक अच्छी तस्वीर ये दिखी कि कुछ वोटिंग में सुधार हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं, पिछली बार जब आप बैठे थे मेरे साथ डिबेट में, तो आपने कहा था कि ये वो वोटर है जो बीजेपी के लिए वोट करने पहुंचा है और कांग्रेस का कोर वोटर तो निकला ही नहीं। तो अगर कांग्रेस का कोर वोटर पिछले 3 फेज में नहीं निकला, तो इस बार ये कौन सा वोटर है जो चौथे फेज में निकला है? क्या ये कांग्रेस का वोटर है, उसकी वजह से बढ़त हुई है? देखिए, सबसे पहले नमस्कार आरिफ जी, नमस्कार राम जी। देखिए, सबसे पहले बात है कि वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ, जी। जिसके लिए सभी परेशान थे, चाहे चुनाव आयोग हो हम्म। चाहे राजनीतिक दल हो। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना भी चाहिए। अभी बाकी राज्यों में जो चुनाव है, उम्मीद है उसमें भी वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और जनता से बार बार ये अपील है, जिस भी राज्य के चुनाव बचे हैं, कि जाएं और अपना मतदान दें और लोकतंत्र की में अपने आपको जो शक्ति मिली है उसका प्रयोग करें। रही बात अगर हम वोटर्स की करें, तो आपसे मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश निराश होकर अपने घरों पर बैठे हैं। उसका कारण है क्योंकि इनके यहाँ इतना ज्यादा पलायन हुआ है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनके जो कोर कार्यकर्ता है उनका मोरल टूट गया है। और रही बात आज की वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो हम्म। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर निरंतर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज हमारी जो महिला मोर्चा है, उसने एक वॉर रूम बनाकर प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक मंडल की जो पदाधिकारी हैं, वार्ड प्रभारी हैं, पन्ना प्रभारी है, सबको कॉल कर करके ये पूछा कि आपके यहाँ मतदान की दर क्या है, और अगर तो अगर दर आपने कम है क्या उन्हीं तो सब आए मंडल वोट डलवाएं। प्रभारियों को, बूथ प्रभारियों को पिछले 3 चरण में कॉल करके पूछा कि वोटिंग कम क्यों हुई? उस वक्त वो कहां थे? देखिए, अपनी पुरानी गलतियों से ही सीखता है आरिफ जी जी। व्यक्ति। अगर पहले चरण में मतदान कम था तो दूसरे में हमने उसे बढ़ाने की कोशिश की, तीसरे, और आज चौथे चरण चरण तक आते आते हम हम्म। बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस सब के लिए हमारी जनता बधाई की पात्र है। हर वो कार्यकर्ता बधाई का पात्र है जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। अब मैं ये राम पांडे जी की बात का जवाब देना जी। चाहूंगी। जिस प्रकार से ये ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जिस प्रकार से ये चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ये लोकतंत्र के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन चुके हैं, और ये अपने ही देश के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन चुके हैं? चुनाव आयोग ने जब चुनाव की डेट्स डिक्लेयर करी थी, तभी ये कह दिया था कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, अपनी गलती का ठीकरा हमारे सर पर मत फोड़िए। ये चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। हम्म। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कुछ और था और आज कुछ और दर्शाया जा रहा है। मतलब इतना झूठ परोसना जनता के बीच में, चैनलों के माध्यम से इतना भ्रम फैला, नहीं, हताशा कोई दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि ये लोग कमजोर पड़ चुके हैं, ये हार रहे हैं, और हार के दुख में ये कुछ भी अनाप शनाप भूल रहे हैं। मेरी संवेदनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ है और होनी अभी भी से चाहिए, क्योंकि संवेदनाएं मत कांग्रेस दीजिए पार्टी मैडम, की अभी जितनी तो बड़ी खैर हार इस बार 4 जून होगी। तक इंतजार कीजिए। आज तो केवल चौथा चरण ही हुआ है। मैं इस पर आता हूं आपके पास, फिर तो 4 जून को देखेंगे कि राम जी संवेदनाएं प्रकट करते हैं कि आप। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, अब तो चूंकि हमने ईवीएम और पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां वो बात चले गई, मैं चाहता हूं कि ये पूरी डिबेट एमपी पर फोकस रहे, क्योंकि एमपी की ये 8 सीटें थी। अगर आप ये देखें तो 8 में से एक ही सीट ऐसी थी जहां आपका प्रत्याशी नहीं था। आपने घोषित किया था, फिर वो प्रत्याशी चला गया, उसने अपना नाम वापस ले लिया, बाकी 7 सीटों पर था। इस 8 सीटों में आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपने एक भी सीट नहीं जीती थी 2019 में। इन 8 सीटों में से ऐसी कितनी सीटें आपको लगती हैं
जिन पर आप एज देखते हैं या खुद को ड्राइविंग सीट पर देखते हैं, और अगर आप सीट वार बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, 8 सीट पर जीतेंगे और मैं कारण भी बताऊंगा। एक बात मैं उसके पहले एक लाइन में कंप्लीट करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब चुनाव आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट होता था उसमें प्रधानमंत्री होते थे, विपक्ष का नेता होता था और सुप्रीम कोर्ट होता था। अभी जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें से सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है। केवल प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जिस मंत्री को चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, और तीसरा विपक्ष का नेता। तो अभी जो चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट हुआ है, 3 में से 2 जिसके लिए हाँ कर देते हैं वही चुनाव आयुक्त बनता है। पहले सुप्रीम कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया है। आपकी जनता समझदार है। अब मैं इन 8 सीटों पर आता हूं। जी। 8 सीटों पर हमारे लोग कभी न कभी सांसद रह चुके हैं। अभी जहां से कांतिलाल भूरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं रतलाम की सीट से, वहां से वो ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं। मंदसौर की सीट से मीनाक्षी नटराजन रह चुकी हैं। खंडवा से अरुण यादव रह चुके हैं। देवास से सज्जन वर्मा रह चुके हैं। उज्जैन से प्रेमचंद गुड्डू रह चुके हैं। इंदौर की एक सीट ऐसी है जहां हम 1989 से लगातार हार रहे हैं। वहां बहुत पहले थे, 1984 में थे। 1984 का ऐसा चुनाव था कि हमने सारी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती थी। तो 8 सीटों पर हम मजबूती से लड़ रहे हैं। उज्जैन की बात कर लें तो हमारे वहां से महेश परमार विधायक हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, जो लाशें थी उनको अपने कंधे पर रखकर और वो शमशान घाट तक गए थे। तो जनता के बीच में वो बड़े लोकप्रिय हैं। कांतिलाल भूरिया जी तो काफी समय से वहां लगातार काम ही कर रहे हैं और अक्सर वो चुनाव जीतते ही है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। मंदसौर से हमारे प्रत्याशी दिलीप गुर्जर हैं, वो भी 3-4 बार के एमएलए हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इंदौर की बात करें तो हमारा जो प्रत्याशी था उस पर एक 17 साल पुराने केस में धारा 307 लगा दी, उसको 10 साल के लिए जेल जाना पड़ता। तो ठीक, वो इस इंदौर डर वाले समझ मामले ले में बड़ी दिलचस्पी है, तो मैं उस पर लौटूंगा जरा, उस पर बात भी करेंगे हम आपसे। क्योंकि अक्षय कांति बम तो ये भी कहते हैं कि बड़े नेता आते हैं इंदौर एयरपोर्ट पर बैठे रहते हैं 2-2 घंटे, लेकिन मेरे लिए प्रचार नहीं कर सकते, रोड शो नहीं कर सकते। बाद में पता लगता है कि वो कहते हैं कि नहीं, साथ नहीं मिल रहा था कांग्रेस का। कांग्रेस कहती है कि दबाव में दब गए अक्षय कांति बम। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, देशदीप सक्सेना जी हैं, धनंजय प्रताप सिंह जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। देशदीप सर, धनंजय सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और आपके साथ चर्चा में कांग्रेस की तरफ से राम पांडे और बीजेपी की तरफ से वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। ये देशदीप जी और धनंजय सर के लिए जानकारी थी। धनंजय सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, एक अच्छी बात है, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे वंदना जी से और राम जी से कि चारों चरणों में अगर चौथे चरण को देखें तो सुकून इसलिए नजर आता है क्योंकि इस बार वोटिंग कुछ बढ़ी है, बावजूद इसके कि कुछ सीटों पर, कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की भी खबरें हैं, उसके बावजूद अगर वोटिंग बढ़ी है तो इसे आप किसकी कामयाबी मानते हैं? चुनाव आयोग की, राजनीतिक दलों की, जनता की, या किसी खास सनक या मुहिम की? देखिए आसिफ, हम आज का जो मतदान हुआ है इसको आप चारों चरणों के मतदान के साथ इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सर। देखिए, पहला चरण था, बहुत कम मतदान हुआ। दूसरे चरण में कुछ ज़्यादा हुआ। तीसरे चरण में जब राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग ने संयुक्त रूप से प्रयास किए तो मतदान और बढ़ा। और चौथे चरण में आज हम जिस मालवा निमाड़ की चर्चा करने जा रहे हैं 8 सीट की, उस सीट पे आप ये मान के चलिए कि 4 सीट जो है प्योर ग्रामीण सीटें हैं, जिसमें रतलाम झाबुआ है, धार है, खरगोन है और खंडवा है। चारों सीट पूरी तरह से ग्रामीण सीट हैं और चारों सीटों में आदिवासी मतदाता जो है निर्णायक भूमिका में है। बाकी सीट, हम इंदौर वगैरह की बात करें तो शहरी सीट है। आप देखिए, आदिवासी सीटों में सर्वाधिक मतदान हुआ है। मैं अभी 6 बजे तक का पोल परसेंटेज देख रहा था तो पूरे 8 सीट में अभी 71.72 के करीब मतदान की स्थिति बनी है। और उसमें भी सर्वाधिक मतदान जो है ट्राइबल के लिए आदिवासी सीट जो है खरगोन, उसमें 75 के आसपास 75% के आसपास पोल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये मानना चाहिए कि मतदान करने में शहरी मतदाता की तुलना में ग्रामीण मतदाता ज़्यादा जागरूक है। बिल्कुल। और उसकी जागरूकता राजनीतिक दलों के प्रयास, निर्वाचन आयोग के प्रयास, ये जो है इस बार मतदान बढ़ाने में सहायक रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में जो 4 चरणों में चुनाव हुआ उसमें चौथा चरण ही एक है जहां सर्वाधिक सीटों में बराबरी का संघर्ष था। हम इंदौर को छोड़ दें
तो ट्राइबल की चारों सीटें जो है नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये भी एक बड़ी वजह है मतदान बढ़ने की, कि जब रोचक चुनाव होता है, दिलचस्प चुनाव होता है, तो मतदाता को भी आनंद आता है। ठीक है, मैं इस पर आता हूं आपके पास। देशदीप सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा धनंजय जी ने, उनका एनालिसिस बिल्कुल सही है। आफ्टर ऑल ये जनता की जीत है। आप बोल रहे थे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो जनता ही जिम्मेदार है। और रूरल एरिया में हमने पिछले 3 फेसेस में भी हमने देखा था कि किस तरीके से रूरल एरिया में जो मतदाता है उसने ज़्यादा जागरूकता दिखाई थी, और वो अभी भी हमने देखा है कि वही हुआ है। हमने देखा था सुबह इंदौर में स्थिति बहुत ख़राब थी, और इंदौर में स्थिति खराब होने का कारण वहाँ की जो पॉलिटिकल परिस्थितियाँ बनी थी, जो नहीं बनना थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो एक कारण था। तो जब सारे जो परसेंटेज आ जाएंगे शाम तक, जब पूरी स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी, तो हम उसको एनालाइज करेंगे, तो अल्टीमेटली हम यही पाएंगे कि जो ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वही लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं। पिछले हमने फेस में देखा था किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण वोटर था, उसने विपरीत परिस्थितियों में, मतलब जो गर्मी थी, मौसम की मार थी, बावजूद उसके बड़ी संख्या में आके उन्होंने पोलिंग करी थी। और आज मुझे लगता है यही स्थिति हमने मध्य प्रदेश में दिखी है। ठीक, वंदना जी, अगर मैं वोटर के सेक्स रेशियो पर बात करूं, तो एक रतलाम सीट है जहां मुझे याद आता है कि शायद रतलाम सीट पर महिला वोटर्स ज्यादा हैं, और ये वही सीट है जहां कांतिलाल भूरिया का बयान आया था कि जिसकी 2 बीवी होंगी उसको 2 लाख मिलेंगे। बाद में उनकी सफाई भी आई, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति ने पूछा था तो मैंने उसे कहा ये व्यंग मात्र था। लेकिन आप इस बात को ठुकरा नहीं सकती कि भूरिया फैक्टर वहां बहुत बड़ा फैक्टर है, और अगर कांतिलाल वहां आदिवासियों को साथ रख गए तो शायद आपका जो वो 8-0 का जो सपना है मालवा निमाड़ का, अधूरा रह जाए शायद वो। देखिए, कांतिलाल भूरिया जी ने हमारा काम स्वयं कर दिया है। जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी दी है, ये एक तरीके की महिला विरोधी टिप्पणी ही हम कहेंगे। आखिर वो होते कौन है ये बताने वाले। मैं मानती हूँ कि आदिवासी एक्ट में मल्टीपल वाइफ्स आप रख सकते हैं, लेकिन ये आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता, आप एक प्रत्याशी होकर एक मंच से कह रहे हैं कि जिनकी 2 बीवियां होंगी उन्हें 1-1 लाख रुपए मिलेगा। और एक तरफ आपके आला कमान राहुल गांधी जी समस्त सभाओं में, मंचों से ये कह रहे हैं कि जो पार्टी की जो जो परिवार की जो सबसे वरिष्ठ महिला होगी उसे 1 लाख रुपए होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने आला कमान को भी झूठा साबित कर रहे हैं, कभी कहीं ना कहीं आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। तो देखिए, कांतिलाल भूरिया जी तो अवश्य चुनाव हारेंगे, और उसका कारण है उनका ये जो महिला विरोधी चरित्र बाहर निकल कर आया है, जिसके लिए उन्हें सफाई, अगर उन्हें सफाई देनी पड़ रही है तो वो स्वयं जानते कि ये व्यंग नहीं था, ये उन्होंने इंटेंशनली बोला था। और जब इस बात को उठाया गया, इसे मुद्दा बनाया गया, तो उन्होंने ये सफाई पेश की। रही बात आदिवासी वोटरों की, तो देखिए, आदिवासी कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्य किया है। पेशा कानून लाकर जल जंगल जमीन का अधिकार दिया है, उनका गौरव बढ़ाया है। और किसी भी समुदाय का अगर हम गौरव बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उस समुदाय को एक इज्जत और सम्मान की भावना आती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद से हमने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया, महाराजा शंकर शाह जी के नाम से छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनवाया, मामा टंटिया भील, हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती मनाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो इन कांग्रेस पार्टी के जमाने में इतिहास के पन्नों में जो इनके जो हीरोज हैं वो छुपे हुए थे, उनका महिमा मंडन इन्होंने कभी नहीं किया। क्यों? इन्होंने सिर्फ आदिवासियों को एक वोट बैंक की तरह क्यों यूज किया? उनके कल्याण की योजनाएं क्यों नहीं लेकर आए? तो ये सारे प्रश्न हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं के उत्तर के रूप में कांतिलाल भूरिया जी वहां पर हारेंगे, क्योंकि एक उज्जैन सीट पर आदिवासी बात भी करता हूं जानते मैं। हैं राम कि जी से जन मेरा कल्याण सवाल का कार्य है। सिर्फ राम जी, भारतीय उज्जैन जनता पार्टी महाकाल करती की है। नगरी और आस्था का केंद्र क्षिप्रा, महेश परमार बैठ गए वहां और कहा कि आचमन नहीं कर सकते आप, इतना गंदा पानी हो गया क्षिप्रा का। तो अगले दिन सीएम कूद गए उसमें, और सीएम ने कहा कि लो मैं तैर रहा हूं। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। ये फैक्टर है वहां, उसको आप भुना पाए कि नहीं भुना पाए? और अब तो सीएम का क्षेत्र है, सीएम का गढ़ है। जी, पहले तो मैं झाबुआ रतलाम सीट की बात करूं, वो सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। कांग्रेस का जीते या भारतीय जनता पार्टी का जीते, जीतेगा तो आदिवासी ही ना। उस सीट को रिजर्व करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने।
तो हमारे देश में जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी एससी हैं, जितने भी उस सीट से सांसद आते हैं, जितने भी उस सीट से विधायक आते हैं, ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो चाहे किसी भी पार्टी का जीते, लेकिन हमने क्या कर दिया कि आप सांसद बनोगे, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन आप विधायक बनोगे। आप कहीं के भी हो, आईएएस आईपीएस बनने का अधिकार हमने दिया, एसडीएम बनने का अधिकार हमने दिया, तहसीलदार पटवारी बनने का अधिकार हमने अगर ये दिया। तर्क है तो सर फिर तो उत्तराखंड, झारखंड और इसके अलावा तीसरा ये राज्य बने तो आप तो फिर ये कहेंगे कि यहाँ बीजेपी की सरकार होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सॉरी कांग्रेस की सरकार होनी ही नहीं चाहिए, बीजेपी की सरकार होनी चाहिए क्योंकि वो बीजेपी ने बनाए। ये देश आजाद तो कांग्रेस ने करा है ना। आज तो फिर देश तो चुनाव आजाद ही नहीं नहीं होने होता तो ये चाहिए, चुनाव ही नहीं होते। देश आजाद नहीं होता, चुनाव नहीं होता, क्या हाँ। हमको अंग्रेज लोग इस तरह से डिबेट करने देते? क्या हम इस तरह से स्वतंत्र होकर बात करते क्या? वो जिसको चाहते मुख्यमंत्री बनाते, जिसको चाहते मंत्री बनाते, उनकी जो इच्छा होती वो करते, जिसको चाहते वो हटाते, जिसको चाहते करते। मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई जब अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने उस समय परमिशन दे दी थी, क्यों दी? अब वो अंग्रेज जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। अभी महिला की बात चल रही थी कि कांतिलाल भूरिया जी ने ये कहा, आदिवासी समाज में कानूनी रूप से एक से ज्यादा आप शादियां कर सकते हो। हाँ, वो पुरखा और संस्कृति है वहां, वो सबको मालूम है। हमारे देश में इसलिए हम कहते हैं अनेकता में एकता की बात करते हैं। हम कहते हैं हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रांत हैं, तो हम डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं। तो उन्होंने यदि कहा तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि किसी आदिवासी ने, क्योंकि आदिवासी लोग एक से ज्यादा शादियां कई आदिवासी कर लेते हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान की बात की, आदिवासियों के सम्मान की बात की। अब मैं सबसे बड़ी बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि प्रज्वल रेवन्ना से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है, कुलदीप सेंगर से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है, ब्रजभूषण सिंह से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है। ये 3 नाम मैं बता रहा हूं, ऐसे सैकड़ों नाम है। और प्रज्वल रेवन्ना तो कहना चाहिए विश्व में कलंक है। मतलब 400-500 महिलाओं के साथ उसने रेप किया होगा और उसके बाद वीडियो बनाता है, सांसद है, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी उसका प्रचार करते हैं, कहते हैं इसको वोट दोगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इसको वोट दोगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी। अब हमारी सरकार पर, हम पर आक्षेप लगाते हैं कि वो तो आपका आदमी था। अरे भाई, हमारा आदमी है और 10 दिन पहले प्रचार करने के लिए आप जा रहे हो, मंच से आप उसके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना दिया जाए, इसका चरित्र खराब है। उसने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को लेटर लिखा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया, वहां अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। अब कोई चरित्रहीन खड़ा हो रहा है तो डिबेट का भारतीय जनता ज्यादातर पार्टी हिस्सा अपना एमपी के प्रत्याशी वहां बाहर खड़ा कर चर्चा पे सकती है। जाएगा, तो फिर मेरी एमपी पे फोकस करने की वो मुहिम रह जाएगी। मैंने बोलने दिया आपको, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए सर जो भी आप अभी बताना चाहते हैं, तथ्य रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोलना वक्त दिया। जरूरी था। देशदीप वो सर, मैं आपके कांतिलाल पास आ रहा भूरिया हूं। जी को एक ब्लेम जो कर रहे थे, तो अभी मेरा आदिवासी जवाब की देना बात चली, जरूरी था। जो वंदना जी कह रही थी कि आदिवासियों का सम्मान बीजेपी ने किया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर। परंपरागत तौर पर ग्रामीण और आदिवासी वोटरों को कांग्रेस का वोटर माना जाता था दशक पहले तक या कुछ वक्त पहले तक, फिर चीजों में बदलाव हुआ। अगर आप देखें मध्य प्रदेश के लिहाज से तो रानी कमलापति स्टेशन या जनजातीय गौरव दिवस उसी दिन आए थे, पीएम 15 तारीख थी, मुझे याद आता है। तो उसके बाद से आपको लगता है कि आदिवासियों पर एमपी में बीजेपी विशेष फोकस कर रही है, और क्या यह पर्याप्त वक्त उन्हें मिला इस चुनाव से पहले तक, और पर्याप्त प्रयास बीजेपी कर पाई कि आदिवासी वोट को साध सके, कांग्रेस के खाते से छीन सके? देखिए, बीजेपी आदिवासियों के प्रति जो प्रयास कर रही है आसिफ जी, वो आज से नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश को जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गिरी थी, मतलब 2 टर्म के बाद जब वो चुनाव हारे थे, उसके भी 10-15 साल पहले से बीजेपी ने तैयारी करी थी, और संपूर्ण झाबुआ और निमाड़ का जो एरिया था वहाँ उन्होंने एक कैंपेनिंग की तरीके से एक सस्टेन कैंपेन करी थी आदिवासी वोट को साधने के लिए। वहाँ देखिए, आदिवासी जो है वो पारंपरिक हिंदू देवताओं को नहीं मानता, वो राम, कृष्ण, दुर्गा, बजरंगबली, इनकी पूजा जनरली नहीं करता था, उसके अपने भगवान होते थे। लेकिन बीजेपी ने उन इलाकों में गणेश की पूजा, दुर्गा उत्सव ये मनाना शुरू किया और वहाँ पर झंडे लगाने शुरू किए।
उन इलाकों में बीजेपी ने चर्च वर्सेस हिंदू किया। आज की तारीख में झाबुआ में हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है, वहां पर हिंदू और चर्च एक फैक्टर है। तो पिछले कुछ सालों से बीजेपी लगातार एक सस्टेन कैंपेन कर रही है आदिवासी वोटों को साधने के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके हो, चाहे वो बस्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका हो। ठीक सर, मुझे सर यहाँ एक छोटे से ब्रेक में रुकना होगा, लेकिन एक सवाल जरूर इस पर भी हम बात करेंगे। ये फैक्टर भी आ गया है अब कि एक तो अल्पसंख्यक वोटर्स की क्या भूमिका रही, क्योंकि हम जानते हैं कि खंडवा खास तौर पे, उसके अलावा रतलाम, धार, बाकी जगहों पर भी हैं, लेकिन निर्णायक वो भूमिका उतनी पता नहीं है नहीं कि उस पर उसका फैक्टर क्या पड़ा। और दूसरा जो ये राम मंदिर वाला फैक्टर है, ये उन आदिवासियों पर कितना असर हुआ जहां बीजेपी ने, जैसा देशदीप सर भी बता रहे हैं कि वहां अलग अलग उत्सव कराने की कोशिश की, वहां तक चीजें पहुंचाने की कोशिश की, वो राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर था, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। हाजिर है 40 का चुनाव। बात बड़ी सीधी सी है कि 40 सीटें, 11 छत्तीसगढ़ की, 29 मध्य प्रदेश की, और अब दोनों ही राज्यों में इस चरण के साथ चुनाव संपन्न हो चुका है। नतीजों का इंतजार है, 4 जून का इंतजार है, लेकिन चौथे चरण के बाद अब कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। खास और शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी की तरफ से वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से राम पांडे जी, 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, देशदीप सर और इसके साथ साथ धनंजय सर। धनंजय सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल रखा था, और सवाल यह है कि जिस आदिवासी उनके पूज्य की हम बात कर रहे थे, उनके आराध्य की बात कर रहे थे, और तब जबकि एक राम मंदिर बहुत बड़ा फैक्टर बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, क्या राम मंदिर फैक्टर आदिवासियों के घर तक, उनके मंदिर तक, उनके जहन, उनके आस्था तक पहुंच पाया है या नहीं? देखो आसिफ, अगर राम मंदिर के मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा तो ऐसा था कि देश के घर घर तक के पहुंचा था, लेकिन वो चुनाव में कितना इफेक्टिव रहा इस बारे में हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि चारों चरणों में देखो मुद्दे हर चरण में बदलते गए हैं। पहले चरण में एकदम विकास के मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के किसान सम्मान निधि के लाभार्थी वर्ग को जोड़ा गया, यही सब इशू आए। दूसरे फिर मोदी की गारंटी आई। आप देखिए तीसरा चरण जैसे ही आया, 2 चरण के जो कम मतदान की स्थिति थी, तीसरे चरण में मुद्दे बदले, और वो हिंदू मुस्लिम का जो कोर एजेंडा है बीजेपी तीसरे चरण से उसमें वापस आई। देखिए जब वापस आई तो उसी के बाद मुझे लगता है कि सियासी, हाँ वही सब ये कोर एजेंडे का ही विषय है, मंगलसूत्र हो या बाकी सियासत। तो जो चुनाव का जो सियासी माहौल है उसके बाद गरमाया है, और मतदान में भी उसी के कारण बात तेजी आई है। देखिए तीसरे चरण में मतदान हुआ, चौथे चरण में और ज़्यादा मतदान हुआ। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जब इन मुद्दों के कारण मतदान बढ़ा है या सियासी माहौल गरमाया है, तो राम मंदिर का मुद्दा तो निश्चित तौर पे प्रभावित तो किया है लोगों को, लेकिन ना मुझे लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे के कारण कितने लोगों ने मतदान किया है ये हम दावे के साथ में बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक, देशदीप सर, बीजेपी के एक प्रत्याशी ऐसे भी हुए जिन्होंने ऑफर दिया था, और इस चारों चरणों में अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो शायद उन कार्यकर्ताओं का हुआ। उन्होंने एक दावा किया था बीजेपी प्रत्याशी ने कि मेरे यहाँ जिस बूथ पर 80% वोटिंग हो जाएगी उन सबको राम मंदिर के दर्शन कराऊंगा। अब पता नहीं कितने बूथों पर हो पाई, कितनों पर नहीं हो पाई, और उन्होंने एक सुनहरा गोल्डन चांस ये दिया था कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, हालांकि बड़ा मुश्किल सा है, असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल सा है, उसको सीधा पीएम मोदी से मुलाकात कराएंगे। तो पता नहीं आज उन कार्यकर्ताओं को कितना उस ऑफर का लाभ मिल पाया। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, ऑब्जर्वेशन है आपका। मुझे लगता है कि ये जो पूरा सीन है कम वोटिंग परसेंटेज का, और जो एक उदासीनता बताई जा रही है, आपके सवाल से ही जुड़ा हुआ है जो मैं कह रहा हूँ। उस पूरे सीन में कि जो 2 बातें हैं कि एक उदासीनता है वोटर्स में, और वोटर बाहर नहीं निकल रहा है, परसेंटेज जो पोल परसेंटेज है वो डाउन हुआ है। इसमें जो बीजेपी का जो वर्कर है वही सेंटर स्टेज पे है। देखिए हमने पिछले फेस में भी आपके प्रोग्राम में ये बात करी थी कि बीजेपी ने इतनी तैयारी करी थी माइक्रो लेवल तक कि उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए थे। पन्ना मतलब पन्ना शहर या जिला नहीं, रजिस्टर का वो पेज, वो पन्ना जिसमें
वोटर्स लिखे रहते हैं, है ना, जो अगर एक पेज में 10 वोटर हैं तो उन 10 वोटर पर एक बीजेपी का वर्कर था और उसके पास ये चैलेंज था कि वो इन 10 को वापस चुनाव के पोलिंग बूथ तक लेके आएगा, लेकिन वो ऐसा लगा कि हो नहीं पाया, वो जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया। और इसका सबसे बड़ा ये कारण माना जाता है खुद बीजेपी के नेताओं द्वारा कि जो बीजेपी का वोटर जो बीजेपी का जो वर्कर है वो उदासीन है। और इसका कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से ज़्यादा कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, खुद बीजेपी का कहना है कि करीब 2.5 लाख लोग शामिल हुए हैं, जिसमें कुछ एमएलएस भी हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं, एक पूर्व राज्यसभा मेंबर भोपाल से सुरेश पचौरी जी भी हैं। इससे जो बीजेपी का जो वर्कर है, जो लीडर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और उनका कहना है कि ठीक है, अब आप काम भी इन लोगों से करा लीजिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि मुझे लगता है बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने वो चांस मिस कर दिया है राम मंदिर में जाके दर्शन करने। नहीं तो अगर वो नाराज हैं तो क्या वो इसलिए नाराज हैं कि राम मंदिर घुमाइए फिर वोटिंग कराएंगे, या पीएम मोदी से मिलाइए फिर वोटिंग कराएंगे, इसलिए ऑफर दिया गया? नहीं, मुझे जो बीजेपी के जो लोग हैं उनका ये दावा है, खुद बीजेपी के जो नेता हैं उनका ये दावा है कि हमारा वर्कर इस बात से खुश नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कांग्रेस के हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उससे जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो नेता के सपोर्टर हैं वही वर्कर हैं, तो उनको लगता है कि उनका नेता खुद साइडलाइन हो रहा है विद इन बीजेपी, तो वो खुद उदासीन है और वो सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं जो वोट परसेंटेज ड्रॉप हुआ है उसमें। ये भी ठीक बात है और कई बार स्थितियां इसलिए भी बड़ी असहज हो जाती हैं, वो दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों पे अप्लाई है कि पता लगा जिंदगी भर जिसके खिलाफ आप लड़ते रहे, माहौल बनाते रहे, जिसके खिलाफ आप जनता को जागरूक करने की बातें करते रहे, कल पता लगा वो आप ही के आके ऊपर बैठ गया, आपके बॉस बन के बैठ गए। अब सुरेश पचौरी का एग्जांपल ले लीजिए, कितने सीनियर नेता हैं, बीजेपी में चले गए। अच्छी बात है, अब देखते हैं कि आगे बीजेपी उनको क्या सम्मान देती है या कहाँ वो क्या काम करते हैं। मैं जरा राम जी आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखिए मेरे मन में एक सवाल आया, जब पन्ना का जिक्र किया देशदीप जी ने, तो पन्ना से बगल में खजुराहो मुझे याद आ गया, खजुराहो से मुझे वीडी शर्मा याद आ गए। और मेरा सवाल यह है कि बड़ी अजीब स्थिति है, जीतू पटवारी और बनाम वीडी शर्मा दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक की किस्मत ऐसी है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वहां है ही नहीं, खजुराहो से अकेले दम पर लड़े, और राऊ की जहां बात कर रहे हैं वहां उनका राऊ यानी इंदौर सीट, तो मतलब उनका वहां प्रत्याशी चला गया। तो ये स्थिति है कि मतलब दोनों प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी पार्टी के, एक के यहां विपक्षी छोड़ के चला गया और दूसरी तरफ जीतू पटवारी को मौका ही नहीं मिला कि वो ताकत दिखा सकें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, आला कमान को, बीजेपी को। देखिए इसी की सारी लड़ाई है, ये डराकर धमकाकर ईडी, लालच देना, धारा 307 लगाना, ये सारी लड़ाई इसी की है। और कोई भी जिस पर आरोप लगते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री लगाएं या भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाएं, और वह भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस करता है। ये अक्षय बम पर धारा 307 लगा दी थी 10 साल की, उसको कम से कम सजा हो जाती, तो उसने सोचा इससे अच्छा बीजेपी में जाए। उसका जो बिजनेस था वहाँ, उसकी जो कॉलेज की बिल्डिंग थी वहां जाकर बुलडोजर खड़ा कर दिया, तो उसने डर के मारे वो चला गया बीजेपी में। सूरत में भी हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अजीत पवार पर आरोप लगाया, हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगाया, शुभेंदु अधिकारी पर लगाया, नारायण राणे पर लगाया, अशोक चौहान तो मैं बहुत बड़ा नाम मानूंगा। अशोक चौहान जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने कहा था कि सेना की विधवाओं का पैसा अशोक चौहान खा गए, और ये आरोप नरेंद्र मोदी जी ज्यादा लगाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने अशोक चौहान जी को आज राज्यसभा सांसद बना दिया। तो हम कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा साबित कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता कहते हैं संविधान बदल देंगे, फिर उसमें प्रधानमंत्री इंटरफियर करते हैं कि नहीं बदलेंगे, अभी चुनाव है, अभी चुप हो जाओ, जीत जाएंगे तो बदलना तो है ही, अभी से क्यों बोल रहे हो। अनंत हेगड़े ने बोला, ज्योति मिर्धा ने बोला, लल्लू सिंह ने बोला। लल्लू सिंह ने बोला तो प्रधानमंत्री तो उसका प्रचार करने गए। भाई लल्लू अच्छा, सिंह एक कह रहे आरोप हैं कि कांग्रेस संविधान- हमेशा लगाती है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कांग्रेस के नेता जाते हैं वहां पाक साफ हो जाते हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस के नेता कांग्रेस में रहते हैं उनके दाग आपको नजर क्यों नहीं आते हैं? जी देखिए, मैं यदि बीजेपी के किसी नेता को गलत बता रहा हूं, बीजेपी तो उस नेता को गलत नहीं बता रही है ना। अब हमने तो उनको गलत नहीं बताया ना, जो हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको गलत बताया था। भारतीय जनता आप पार्टी ही ने के कहा नेता था कहने कि लगे कूड़ा कचरा थे जो चले गए।
जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, प्रहलाद पटेल जी, कि सारा कूड़ा करकट है, इसको कहीं गीला कचरा बनाएंगे, कहीं सूखा कचरा बनाएंगे। तो जो भी है, लेकिन जो देश में चल रहा है डराकर धमकाकर 50 करोड़ देकर, अब बताइए 1 महीने तक बेंगलोर में विधायकों को बंद रखा गया। इससे बड़ी लोकतंत्र संविधान की हत्या क्या होगी? कहीं कुछ नहीं। आज जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल हमेशा दबाव ठीक, बनाए ये भी रहते आपने हैं। एक एंगल अभी उठा देखिए दिया, वो हरियाणा जो में, 2020 का हरियाणा जो में चुनाव हुआ था जिसकी वजह से, उस पर भी मैं बात कर लूंगा। हालांकि 22 में फिर वो बंद नहीं कर उपचुनाव रहे भी हैं। हुआ ये था तो उसमें। हरियाणा का केस है वर्तमान में। हाँ हाँ, मैं इस पर हरियाणा आता हूँ राम में जी अभी आपके पास। बीजेपी के पास वंदना जी, आपसे एक सवाल है मेरा। देखिए, एक चीज ये है कि मजबूती भले ही आपकी बढ़ी हो जब आपको ज्वाइन करते हैं अक्षय कांति बम, आपको ज्वाइन करते हो सुरेश पचौरी, और एमपी के तो एक पूरी संजय शुक्ला, तमाम ऐसे कई नाम निकल के सामने आ गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट देखिए, हर चीज के साथ चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। क्या इसका साइड इफेक्ट वो भी है, जैसा धनंजय सर ने, देशदीप सर ने कहा कि कार्यकर्ता शिथिल हो गया, मूल कार्यकर्ता, कि नहीं नहीं अब तो इन्हीं से करा लो आप काम, हम तो दरी चादर उठाते उठाते ये उम्र हो गई और आप इनको ले आ रहे हैं। दूसरा, क्या जनता में वो एक सिंपैथी फैक्टर गया है कि कम से कम लड़ाई तो बराबरी की रखिए तभी तो वोट देने जाएंगे, अगर आप उनके वहां से उठा उठा के लाएंगे तो फिर क्या वोट देंगे, क्या वोटिंग करेंगे? देखिए आसिफ जी, ये दोनों बातों का मैं विरोध करना चाहूंगी। कारण भी है। देखिए, पहला कारण ये कि राजनीति में हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में ये स्वतंत्रता है कि वो जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना चाहे वो जा सकता है, वो स्वतंत्र है इस चीज के लिए। रही बात ये जो अभी राम पांडे जी कह रहे थे, तो मुझे दो गाने इनकी बातों पर याद आ गए कि जब तक इनके साथ रहते हैं तो हम तुम्हारे हैं सनम, और जब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो अजनबी तुम कौन हो। तो इस तरह की बातें ये अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें कचरा कूड़ा बताने लगते हैं। यही दर्शाता है कि इनके यहाँ कार्यकर्ताओं की क्या सम्मान है, क्या इज्जत है। और इसी का कारण है, यही मूल कारण है जिसकी वजह से इनकी पार्टी का जिला से लेके, जिला परिषद से लेके बड़े विधायक, राज्यसभा सांसद तक भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि इनके यहाँ की जो लीडरशिप है वो एक फेलियर साबित हुई है जीतू पटवारी जी के रूप में। जब से जीतू पटवारी जी आए हैं, उन्होंने वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने, आपने देखा था जब जीतू पटवारी जी ज्वाइन हुए थे तो किस प्रकार से कमलनाथ जी को वर्चुअल मीटिंग्स का तक हिस्सा नहीं बनाते थे। जिस प्रकार से उन्होंने वरिष्ठों का अपमान किया, उन्होंने अपने जो एक गुटबाजी चला के रखी, उसी के कारण कार्यकर्ताओं ने पलायन करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो हमेशा कार्य करता रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता मानकर काम करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, या फिर मंडल और पन्ना पर बैठा हुआ प्रभारी हो। हर व्यक्ति कार्यकर्ता भाव से कार्य करता, और ये एक अनुशासन वाली पार्टी, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर एक तीसरी आंख है जो आपके ऊपर नजर बनाए हुए है और कब आपको किस स्थान से उठाकर कहां पहुंचा दे। तो इसीलिए निरंतर चरैवेती के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी भी चलती है और हमारे कार्यकर्ता भी चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जहां पर एक गरीब किसान का बेटा 18 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, जहां पर एक कार्यकर्ता जो चौथी पंक्ति में बैठा हुआ था, एक विधायक, वो मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होता है, जहां पर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे जो कार्य करेगा कुशलता के साथ, अनुशासन के साथ, ठीक है, चाहे केंद्रित मतलब होकर, मूल जो कार्यकर्ता हो कार्य या फिर दिया वो गया है वो कांग्रेस से आया करेगा, हुआ हो। उसे जब उचित सिंपैथी सम्मान। फैक्टर की बात चली है तो जरा मैं धनंजय सर के पास जा रहा हूं। धनंजय सर, देखिए, उस वक्त में जब सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे तो सिंपैथी फैक्टर की जिसकी बात हो रही थी वो कम से कम दिखा नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद स्थितियां पलट जाती या फिर सरकार वापस कमलनाथ बना लेते। आपको लगता है कि उतनी पुराना दर्द वो कांग्रेस अभी तक जनता के मन में वो है, जनता के मन में कि बुरा हुआ कांग्रेस के साथ, या अभी जो फिलहाल दल बदल हुए हैं उसमें कोई सिंपैथी फैक्टर आपको लगता है कि कांग्रेस के फेवर में जा सकता है? नहीं नहीं आसिफ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, वो 2020 का फैक्टर जो था वो बिल्कुल अलग तरह का था, और वो अगर सिंपैथी कांग्रेस के साथ में होती तो 2023 का परिणाम कांग्रेस के साथ में आता। ठीक बात है। जब 2023 का परिणाम ही कांग्रेस के खिलाफ में गया, इसका मतलब कोई सिंपैथी थी नहीं। और इस बार धनंजय सर, जो इस बार दल बदल हुआ है?
ना, दल बदल को तो देखिए, दल बदल को हमको थोड़ा सा अलग रूप में देखना चाहिए। कांग्रेस के जितने नेता बीजेपी में आए हैं, धनंजय सर, मैं ना तो आपसे आप एक बात बता maximum देता हूं। देखिए, 80 जब से जब 90% इंदौर में किसी काम हमारा के नहीं। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल हमारा एक चल रहा है कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, तो मैं इंदौर पहुंचा था। इंदौर में मेरे साथ, मेरे मंच पर उस वक्त एनडीटीवी के मंच पर पुष्यमित्र भार्गव बैठे हुए थे और साथ में बैठे हुए थे अक्षय कांति बम। तब तक वो कांग्रेस में थे और उस दौरान दोनों की जो बातें चल रही थी या जो जवाब दे रहे थे, जो तलखियां थी, वो ऐसी थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों के समर्थकों को अलग अलग हटाने की नौबत ना आ जाए। अक्षय कांति बम को वो सपोर्ट मैंने वहां देखा उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, और अक्षय कांति बम को मैंने उन तेवरों में वहां देखा था। लेकिन वहां से जस्ट लौटने के 2 दिन बाद फिर ये चीजें हो गई थी। तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जो कार्यकर्ता अक्षय कांति बम को प्रत्याशी मान के लगा हुआ था इंदौर में उनके साथ, अब उस कार्यकर्ता के प्रति जनता, क्योंकि अक्षय कांति बम तो चले गए, अब उस कार्यकर्ता या उसकी मेहनत के प्रति इंदौर की जनता क्या सोच रही होगी? देखिए, कार्यकर्ता के प्रति तो जनता का और मतदाता का भाव होगा, मेरे को लगता नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई होगी। हाँ, जो प्रत्याशी कांग्रेस का था, जिसने जो मैदान छोड़ करके चला गया, उसके प्रति जरूर जनता में एक नाराज़गी का भाव आया होगा। और हमको थोड़ा सा इस रूप में देखना पड़ेगा कि ये जो मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति का इस तरह का जो खेल शुरू हुआ है, वो मुझे लगता है पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में जब भागीरथ प्रसाद को कांग्रेस ने टिकट दी थी और वो तत्काल टिकट सरेंडर करके कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी बन गए थे, उससे शुरुआत हुई थी ये परंपरा की। और इस चुनाव में ये जरूर आगे ज़्यादा बढ़ गई है। हम देखो, खजुराहो में जिस सीट को कांग्रेस ने समझौते में समाजवादी पार्टी को दी थी, मीरा यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, वो विधायक रह चुकी हैं, लेकिन उनने अपने नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करना भूल गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो विधायक रह गया है वो माने भूलवश हस्ताक्षर करना भूल जाएगा? ये कहीं ना कहीं आसिफ शुभ लाभ से जुड़े हुए हैं मुद्दे हैं। ये हम ना आप इसको प्रमाणित कर सकते, ना हम प्रमाणित कर सकते, लेकिन जनता देख रही है। जनता नहीं, हम तो शुभ लाभ बोल रहे हैं, आप उसको शुद्ध लाभ मान सकते हैं जी, है कि नहीं? ये उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो राजनीति है ना, ये राजनीति वाकई में मध्य प्रदेश में नहीं थी। मध्य प्रदेश में बड़ी सुचिता की राजनीति हुआ करती थी, और ये जो एक नए तरह का गंदा खेल शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, दुर्भाग्यजनक है। ठीक, देशदीप सर, आपसे एक सवाल है मेरा। देखिए, अब तो सारे चरण हो चुके हैं, अब तो जो होना था वो सारी चीजें हो गई हैं। अब एमपी में चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गया, राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गया, हिंदी बेल्ट के ज्यादातर हम देख रहे हैं इलाकों में, ये जो सेंटर बेल्ट है इसमें चुनाव निपट चुके हैं। कुछ मुद्दा कुछ बदलते हुए अब आप देखेंगे क्या बाकी फेज के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी में? जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे, धनंजय सर बता रहे थे कि पहले फेज में विकास था, दूसरे तक मंगलसूत्र, तीसरे में गाय, फिर चौथे में नहीं वोटिंग करिए, बाहर निकलिए, आपको इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे। तो आप कुछ और भी बदलते देख सकते हैं क्या आप? देखिए, मध्य प्रदेश में तो चुनाव हो गए, हमने देखा जैसे जैसे पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा था, वैसे वैसे नेताओं की तलखी बढ़ती जा रही थी और उनके नैरेटिव्स बदलते जा रहे थे। लेकिन इस पूरे नैरेशन में आसिफ जी, आपने देखा होगा कि जनता के मुद्दे, जो बेसिक जनता के जो कोर मुद्दे हैं, अभी भी जो आज़ादी के इतने साल बाद भी हैं, इन क्लेम्स के बाद भी हैं कि हमने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की और अग्रसित कर दिया है, इस क्लेम के बाद भी है कि अब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा है। वहाँ अभी भी सड़कों की समस्या है, वहाँ बिजली की समस्या है। देखिए, आज सुबह हम एनडीटीवी के ही, जब मैं सुबह प्रोग्राम में बैठा था, तो खंडवा के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे नर्मदा जल की समस्या है। मंदसौर की एक महिला बोल रही थी यहाँ हमारे यहाँ मोहल्ले में नाले की समस्या है। उसके पहले वाले फेज में हमने देखा कि राजगढ़ की जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो बात कर रहे थे कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ कॉलेजेस नहीं हैं। चिकित्सा की बात चल रही थी, कैसे लोगों को ग्रामीण इलाकों में अपने कंधे पे चारपाई में बीमार लोगों को लेके आना पड़ती है 5-5, 7-7 किलोमीटर, और फिर वहाँ से उनको एम्बुलेंस मिलती है। तो ये जो कोर इश्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से नदारद हैं। आपका प्रश्न था कि क्या नैरेटिव बदलता जाएगा, तो मुझे लगता है हाँ, अलग अलग राज्यों में, अभी देखिए यूपी में बहुत बड़े हिस्से में पोलिंग होना बाकी है। तो हिंदी पट्टी अभी बची हुई है, और बीजेपी का जो उनकी जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं
कि उनको जो 400 पार होंगे उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार उनको हिंदी पट्टी से उनको लगता है कि अचीव होगा, चाहे मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, से राजस्थान, पता नहीं यूपी, कितना समर्थन तो मिलेगा या बिहार, उतना अपेक्षाकृत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वंदना मुझे जी, आपसे लगता है सवाल कि मुझे लगता है नरेशन बदलेगा। ठीक सर, वंदना जी आपसे एक सवाल है। विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए 23 में, उसमें अगर कांग्रेस का कहीं कुछ हिसाब किताब दिखा या कहीं अगर कांग्रेस जमी दिखी तो या तो वो महाकौशल था यानी छिंदवाड़ा के आसपास का इलाका, या फिर वो मालवा निमाड़ था। और ये जो 8 सीटें हैं ये वही मालवा निमाड़ की सीटें हैं जो 8 सीटें हैं। फिर ऐसे में ये दावा करना कि 8-0 से या 7-1 से बीजेपी जीतेगी, आपको लगता है दावा बड़ा है, जबकि 5 महीने पहले ही कांग्रेस ने खुद को साबित किया है वहां? देखिए आसिफ जी, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। लोकसभा चुनाव के माध्यम से लोग अपना प्रधान सेवक चुनते हैं, अपने देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, उस व्यक्ति को चुनते हैं जो 5 सालों तक उस देश की सरकार को चलाएगा, जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ मालवा निमाड़ में हमने जो प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे हम महेंद्र सिंह सोलंकी जी की बात करें तो आप देखिए वो जुडिशियरी से आते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अनीता नागर सिंह चौहान जी की बात करें तो वो अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष और वो एक मंडल लेवल तक कार्य की हुई कार्यकर्ता हैं। अगर हम उज्जैन की बात करें तो हमारे सारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो स्वयं भी बहुत मजबूत है, साथ ही साथ वो मोदी जी की गारंटीज और कमल निशान को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और हम इस नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता भी ये चाहती है। आप एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे कि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो उस छोटे से ठीक, बच्चे मैं को ये जरा उसे भी 30 सेकंड में दे रहा हूं मोदी। राम जी को। राम जी, ये वंदना जी कह रहे हैं कि बच्चे से पूछेंगे कि पीएम किसे देखना चाहते हैं तो वो जो भी जवाब दे। आपकी तरफ से तो खैर अभी ना कोई नाम तय है ना कुछ है, तो इस बात का फर्क पड़ता है क्या कि सामने कम से कम एक आदमी तो, एक शख्स तो है जिसका चेहरा है कि पीएम हमारे वही हैं, आपके पास तो भी पता नहीं है, इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ जजेस ने और कुछ देश के बुद्धिजीवियों ने कहा कि राहुल गांधी जी और मोदी जी की डिबेट होना चाहिए, तो इससे एक्चुअल फैक्ट निकल कर आएगा कि रियली प्रधानमंत्री के लिए कौन उपयुक्त है। तो राहुल गांधी जी ने तो एक मिनट स्वीकार वंदना कर जी, लिया वंदना जी, है, एक मिनट। राहुल गांधी जी ने स्वीकार कर लिया है कि मैं तैयार हूं, क्योंकि देश के नागरिकों की अपील थी। राहुल गांधी जी ने खुद से नहीं कहा, बोले मोदी जी चाहे मुझसे डिबेट कर लें और चाहे खड़गे जी से कर लें, मुझसे नहीं करना चाहते हैं तो खड़गे जी से कर लें, तो कौन सही है ये पता चल जाएगा। दूसरा, अभी तो आगे पता लगेगा बीजेपी कौन प्रवक्ता ने किससे 2 डिबेट कर नाम रहा है, लिए लेकिन थे। फिलहाल डिबेट में मेरे दो साथ नाम राम लिए जी थे, थे। वंदना जी थी, देशदीप सर थे और संजय सर थे। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का, और शुभकामनाएं भी हैं वंदना जी आपको, राम जी आपको, कि अच्छा जनता के लिए भी ठीक है, लेकिन पता नहीं देर आए दुरुस्त आए, कितना आप दुरुस्त आए कि चौथे फेज में वोटिंग बढ़ी है। शुरू से ऐसा माहौल रहता तो डिबेट करने में मजा आता। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और